और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 13 दिन का आंदोलन मेरा महानगर पालिका में और यहाँ पे हुआ था। रास्ते पर बैठ के, घर न जाके, यहाँ पे ही नहा के मैंने ये आंदोलन किया था। 2017 से मैं ये ओपन किया था। 10 से 15 लाख रुपए में ये डेवलप हो सकता है। तो भाई यहाँ के आमदार उतने कैपेबल नहीं है। 3 टर्म आमदार होने के बावजूद भी आज इस शहर में एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। कोई भी आमदार हो इस मीरा भाईंदर से रिलेटेड, वो सिर्फ लेटर दिखाएगा गवर्नमेंट कि इतना पैसा अलॉट हुआ, वहां से क्रेडिट होके आया। तो पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की लहर उठ पड़ी है। ऐसे में अगर बात की जाए 146 ओड़ा माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन से मुद्दे हैं, यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय भूमिपुत्र और हमेशा अपने आंदोलनों के मुद्दों से चर्चे में रहने वाले जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के संस्थापक प्रदीप जंगम जी। सर, क्या कहेंगे आप, जो है 146 ओड़ा माजीवाड़ा के यहाँ से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, कितना चुनावी पूर्व ये पूरा चुनाव होने वाला है? सबसे पहले नमस्ते। 146 ओड़ा माजीवाड़ा विधानसभा से मैं पहली बार कंटेस्ट कर रहा हूँ। इस मीरा भाईंदर शहर में 145 और 146 ये सिटी पूरा डिवाइड हो चुका है, लेकिन पिछले 3-6 महीने मतलब एक साल भर से सिर्फ 145 मीरा भाईंदर चुनाव क्षेत्र की ही चर्चा 146 में भी चालू है, लेकिन 146 की चर्चा कहाँ पे नहीं थी। इसी के लिए उसी के ऊपर फोकस करने के लिए और उस समस्याओं के ऊपर जो स्थानिक मुद्दे हैं, वो स्थानिक मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म मिले। देखिए, चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन डट कर विरोध करना भी जरूरी है, आवाज देना भी जरूरी है, सोएओं को जगाना भी जरूरी है। मेरा तो आह्वान रहेगा चुनाव के माध्यम से कि गए साल नोटा के ऊपर जिन लोगों ने कम से कम 4,500 से 5,000 लोगों ने वोट किए थे, तो उनके लिए मैं सबसे पहले पर्याय हूँ कि नोटा का बटन दबाने तक भी अगर आपके पास अगर कैपेबल कैंडिडेट नहीं है तो कैपेबल कैंडिडेट में हो। एज ए ग्रेजुएट करके मैं इस क्षेत्र से आपके सामने आया हूँ। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं आप, ये 146 विधानसभा में आता है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 13 दिन का आंदोलन मेरा महानगर पालिका में और यहाँ पे हुआ था। रास्ते पर बैठ के, घर न जाके, यहाँ पे ही नहा के मैंने ये आंदोलन किया था। 2017 से मैं ये ओपन किया था। हालांकि शरद चंद्र पवार जी ने इसका ओपनिंग किया था। 3 साल पूरा बिल्डिंग, आज 23 करोड़ खर्चा करके भी G+1 का स्ट्रक्चर बना है। 23 करोड़ में अगर कोई बिल्डर लॉबी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है, वो बोल सकता है कि 23 करोड़ में कम से कम 10 माले का स्लैब, 10 माले की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। लेकिन मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन, यहाँ के पॉलिटिकल नेता, इन्होंने सिर्फ G+1 का ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज भी इस मीरा भाईंदर शहर में कम से कम 5 से 5.5 लाख यूथ है जो 18 से 35 प्लस है, जो यूथ कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। हालांकि 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस शहर में होना चाहिए। पिछले 15 साल 2009 से लेके जब से ये ओड़ा माजीवाड़ा विधानसभा निर्माण हुआ है, तब से 5 ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए थे। इसके पीछे आप देखेंगे तो एक फुटबॉल का ग्राउंड यहाँ पे रिजर्वेशन है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हालांकि वो भी आंदोलन होने के बाद में। देखिए, मैं फुटबॉल खेलता नहीं, मैं ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी आया हूँ, लेकिन मीरा भाईंदर के यूथ के लिए मैंने काम किया है। इसी के लिए मैं हकदार हूँ उनके वोट का। ये फुटबॉल ग्राउंड के लिए सिर्फ अभी एक वॉल सिर्फ बनाया है 5 लाख रुपया खर्चा करके कॉर्पोरेशन ने, लेकिन किसी भी आमदार ने ये फुटबॉल ग्राउंड डेवलप नहीं किया है। इसके लिए मैं जवाब दो के हिसाब से ये आमदारों के जितने भी अभी उम्मीदवार हैं यहाँ पे, उनको भी यही बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी तक क्यों ध्यान दिया। यूथ के लिए आज तक किसी ने काम किया नहीं है। दूसरी बात ऐसे कि मीरा भाईंदर शहर में एक भी टेक्निकल इंजीनियरिंग स्कूल नहीं है, टेक्निकल स्कूल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, सीनियर जूनियर कॉलेज नहीं है। 15 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। आज अगर एक टैक्स बिल अगर आप देखेंगे तो 2 पैराग्राफ है, 2 एजुकेशन टैक्स, एक रेसिडेंशियल के हिसाब से यूज करते हैं और एक कॉर्पोरेशन के हिसाब से यूज करते हैं। कम से कम 150 करोड़ रुपया पिछले 2009 से हम लोग से ले रहे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से मीरा भाईंदर शहर में 36 ऐसे स्कूल है जो सिर्फ 7वीं तक है। मतलब 7वीं के बाद आगे जाएंगे कहाँ पे? 7वीं के बाद स्कूल बंद हो जाए। जिस साक्षरता की बात ये सब नेता करते हैं, वो साक्षरता कहाँ गई? मुलगी शिकली प्रगति झाली, वो ये सिर्फ डायलॉग्स और साक्षरता के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन रिवॉल्यूशन के हिसाब से जो रिवॉल्यूशन होना चाहिए, वो रिवॉल्यूशन इस 146, 145 दोनों मतदार संघ में नहीं है। 36 ऐसे स्कूल है जो सिर्फ 7वीं तक के। 2 स्कूल प्रीवियस जो कमिश्नर थे दिलीप ढोले, इनके पीछे मेरा कंटिन्यू 5 साल से इसके ऊपर लगातार आंदोलन चालू है। 2 ऐसे स्कूल बनाए हैं जिसमें कम से कम 250 लोगों ने 10वीं तक का एग्जाम दिया है अभी, और उनके लिए अभी कुछ अभी के जो कमिश्नर है संजय काटकर,
उन्होंने कुछ एक ट्रिप अभी ऑर्गेनाइज की है कि लोगों का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, इसी के लिए वो ये किया है। दिल्ली में जैसे आप सरकार ने जो एक एजुकेशन मॉडल लाया है, वो उस मॉडल के हिसाब से इस मीरा भाईंदर में भी एजुकेशन रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरी बात, उत्तर में कल परसों एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट में एक आदमी एक रिक्शा वाला जगह पे ही मर गया। 1.5 घंटा तक टेम्बा हॉस्पिटल में उसको लेने के लिए, मतलब अंदर ये करने के लिए, इलाज के लिए उसको ले आने के उसको शताब्दी भेजा गया। शताब्दी भेजने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली, एक रिक्शा से ही गया। एक छोटी 5 साल की बच्ची थी, उसका भी एक वीडियो सामने आया है। वो भी ऐसे हाथ पे और सलाइन ऐसे ही करके उसको भी शताब्दी हॉस्पिटल भेजा। तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, हॉस्पिटलिटी है, कैशलेस हॉस्पिटल है, लेकिन इमरजेंसी में जो अभी दहीसर चेकना का भी जो हॉस्पिटल बना, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, जो हॉस्पिटल बना है कैशलेस, उसमें भी इमरजेंसी नहीं है। पहले फॉर्म भरो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह, फॉर्म भरो, फिर बाद में अप्रूवल आएगा, फिर 3 दिन के बाद आपको सर्जरी का लाभ मिलेगा। तो मतलब क्या है इस हॉस्पिटलिटी के, मतलब ये मेडिकल रिवॉल्यूशन भी चाहिए, वो मेडिकल रिवॉल्यूशन नहीं है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन नहीं है और यूथ रिवॉल्यूशन नहीं है। 3 बेसिक मुद्दे के ऊपर मैं आज इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि ओड़ा माजीउड़ा के जितने भी अभी इलेक्शन में आया हूँ, तो वहाँ के भी एक लोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे गोरुबंदर रोड पे, वहाँ पे भी कम से कम एक 8 सोसाइटी है, उनके रोड्स नहीं है, ट्रैफिक से जूझ रही है। ऊपर से उनको पानी अवेलेबल नहीं है अभी तक, आज तक ठाणे कॉर्पोरेशन ने उनको पानी भी दिया है। तो 15 सालों में विकास किसका हुआ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो ओड़ा माजीउड़ा के जितने वहाँ के प्रॉब्लम्स है, मीरा भाईंदर अति छोड़ के गोरुबंदर टू अबाव, इन समस्या से अभी तक मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं एक लिमिट मीरा भाईंदर शहर के लिए काम करता था, लेकिन आगे इस चुनाव से कंटेस्ट करने के बाद में अभी आगे उस कॉम्प्लेक्स के लिए भी मैं आंदोलन भी करूंगा और उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा उनके लिए भी। सर, 3 टर्म के जो आमदार है, विधायक है प्रताप सरनाईक, वो 3 टर्म के आमदार है, उनके खिलाफ आप अभी ये चुनौती लड़ रहे हैं या फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना टफ होने वाला है ये चुनाव? देखिए कैसा है कि 3 टर्म आमदार होने के बावजूद भी आज इस शहर में एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। आप रूबरू कर दीजिए, कभी उनके ऊपर ये भी कर लीजिए कि सवाल पूछिए कि 10वीं तक स्कूल क्यों नहीं बनाया अभी तक, सीनियर जूनियर कॉलेज क्यों नहीं बना अभी तक। 15 साल बहुत बड़ा टर्म होता है। अगर एक कॉलेज भी डेवलप करना है, आप सत्ता में थे, एकनाथ शिंदे आपके मतलब ऐसे राइट हैंड के हिसाब से आप उनको यूज करते आए हुए हैं। हर दहीहंडी के ओपनिंग में इस मीरा भाईंदर में आते थे, लेकिन वो किसी स्कूल के ओपनिंग में नहीं आए एकनाथ शिंदे, किसी कॉलेज के ओपनिंग में नहीं आए। आज जो रिजर्वेशन नंबर 246 है, वहां पे भी जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड भी मैंने आंदोलन के बाद खोल के दिया है आज यहाँ के लोगों को। दूसरा, उसके सामने जो 217 रिजर्वेशन इसका था, हॉस्पिटल का था, उसमें भी 2019 में मेरे आंदोलन करने के बाद वो जगह हैंडओवर हुई। आज G+7 का पूरा स्ट्रक्चर है, 7000 फुट की जगह है, वहां पे कम से कम एक 400 बेड का डायलिसिस सेंटर बन सकता था। लेकिन इनकी नीयत ऐसी है कि यहाँ के जितने भी किडनी पेशेंट्स है, वो 1800 रुपए पर सिटिंग भरे और मरे, हमको कोई लेन देन नहीं है। एक डायलिसिस सेंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज ठीक है, भले हम लोग बोलते हैं लालबाग के राजा के लिए इतना ये होता है, पार्शलिटी करते हैं, राइट हैंड अमीर लोग का, लेफ्ट हैंड गरीब लोग का, लेकिन मैं कभी लालबाग के राजा को आज से गया नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर पे भी गणपति है, हमारे मंडल का भी गणपति है। लेकिन लालबाग के राजा में जितने भी आज फंड जमा होते हैं, वो फंड से उन्होंने डायलिसिस सेंटर खोला है। इसी के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। लालबाग के राजा मंडल ने एक लाइब्रेरी खोली है, कम से कम 7 से 7.5 लाख बुक्स है आज वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मीरा भाईंदर में कहाँ है? जितने भी लाइब्रेरी के रिजर्वेशन है बिल्डर को दिए हैं। अभी यहाँ पे इंद्रलोक नाके पे देखेंगे, वो भी रिजर्वेशन नंबर 118, जिसका काम मैंने बंद करवाया था आरएनए बिल्डर का, जो एक G+6 का अभी बिल्डिंग तैयार हुआ है, वो एक अच्छा CBSE बोर्ड का स्कूल बन सकता है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो पिछले 15 सालों में उन्होंने किया गया, तब मैं मतलब मैं मुद्दों के ऊपर बोल रहा हूँ। मुझे कटोगे बटोगे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं एज ए हिंदू हूँ, मैं ये पालन करता हूँ, मैं वो पालन करता हूँ, उसके मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुद्दों की राजनीति ऐसी है कि बेसिक जो नीड्स है जनता की, आज जो लोग बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है, हॉस्पिटल बने, लेकिन जब तक अपने आप पर नहीं गुजरेगी तब तक ये नहीं तब तक आप उस समस्या से रूबरू नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जो ये हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्डन एज के हॉस्पिटल की, कम से कम 2.5 लाख लोगों ने जब आंदोलन करके मैंने चालू करके दिया ओपीडी सेंटर, तब जाके कोविशील्ड उन्होंने लिया, नहीं तो आज उनको भी टेम्बा जाना पड़ता था। आप वो कोविड के समय में समय आप याद कीजिए कि उस टाइम पे ICU तक अवेलेबल नहीं था। जी बिल्कुल। मैंने इस शहर से बड़े हुए मंगल प्रभात लोढ़ा, जो आज बीजेपी के विधायक है, जो पालक मंत्री रह चुके, उनको भी मैंने फोन किया कि इस शहर से आप बड़े हुए, तो इस शहर को आपकी जरूरत है। फिर पराग शाह, जो इस शिवसेना गली से बड़ा हुआ है,
आज वो वहाँ पे आज सबसे अगर मेरा महाराष्ट्र में अगर सबसे रिचेस्ट अगर आमदार है तो वो है, 3,000 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने शो किया है। मैंने उनको भी फोन किया था, आज भी मेरे पास प्रूफ है उसके, मैंने उनको लेटर भी भेजे थे कि शहर को ये दोनों आमदार है ना कुछ किया नहीं है। आईसीयू बेड अवेलेबल, आईसीयू बेड का कितना है, 8 लाख से 10 लाख का खर्चा है, लेकिन वो बेड भी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट के कोटे से जब आए तब वो उपलब्ध हुए, और आज टेम्बा हॉस्पिटल में कम से कम 20 आईसीयू का बेड आज अवेलेबल है, लेकिन एक भी सर्जरी वहाँ पे नहीं होती। जो जाता है उसे शताब्दी भेजा जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। आज भी अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, आप महिलाओं को, महिला आमदार होने के बावजूद भी और ये 15 साल से आमदार होने के बावजूद भी इस शहर में मैटरनिटी फैसिलिटी जो चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है। खाने का भी आप दर्जा देखेंगे, खाने के प्रोटीन्स की दवाई अवेलेबल नहीं रहती है, कुत्ता अगर काटता है तो रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रहते। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जिसे जनता को रोज उसकी जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है इन लोगों का। तो ये लड़ाई तो टफ है, और मेरी लड़ाई है मुद्दों की। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे जो मुद्दे हैं मैंने ये किया। एक इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से जो उन्होंने किया, जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं बहुत अच्छे करते, करने चाहिए उन्होंने, लेकिन ये समस्या के ऊपर भी उन्होंने बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा सर, हमने हमेशा देखा है कि आप अलग अलग मुद्दों को लेके जो है आंदोलन करते हैं, खास करके युवा और उनकी शिक्षा और अधिकार के ऊपर। अगर आप चुन के आते हैं तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर जल्द से जल्द प्रयास हो, इसके लिए क्या करोगे आप? देखिए, मैं सत्ता में रहूं नहीं रहूं, फिर भी मैंने आदित्य ठाकरे को फोन किया था फुटबॉल ग्राउंड के लिए। उसको बोला था मैंने कि ये 10 से 15 लाख रुपए में ये डेवलप हो सकता है। तो भाई यहाँ के आमदार उतने कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं देते। वो यस बोला था, लेकिन गवर्नमेंट गिर गए। आदित्य ठाकरे एमएलए नहीं है, आदित्य ठाकरे एक यूथ है। मैं एमएलए मानता नहीं उसको, भले एमएलए है, वो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर का सीएम भी बने हो, लेकिन आदित्य ठाकरे जैसा एक युवा आज यहाँ पे मीरा भाईंदर के स्पोर्ट्स के लिए, युवाओं के लिए अगर काम करना चाहता है, अगर इच्छा है उसकी, तो मेरा इतना ही बोलना है कि मीरा भाईंदर में ऐसे 12 रिजर्वेशन है स्कूल के, जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की स्कूल डेवलप हो सकती है। ये 5 सालों में मेरा करने का प्रयास रहेगा। 17 ऐसे प्लॉट्स है जहाँ पे ओपीडी सेंटर्स, मिनी हॉस्पिटल, 50-50 बेड के हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 217 रिजर्वेशन नंबर है, वहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर भी बन सकता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल भी बन सकता है। 7 माले का स्ट्रक्चर है पूरा, जो सिर्फ मेरे वजह से आया, मेरे आंदोलन में जो शामिल हुए। लेकिन मुद्दा मैंने उठाया था तो उसका क्रेडिट मैं लेता हूँ। तो वो आंदोलन में जो शामिल हुए तब बिल्डिंग हैंडओवर हुई। आज वहाँ पे 2 माले पे डायलिसिस सेंटर, एक 100 बेड का हो सकता है, 2 माले पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल अच्छा हो सकता है, और दूसरी भी महिलाओं की जितनी भी समस्या आती है वो समस्या के हिसाब से एक महिला हॉस्पिटल भी वहाँ पे हो सकता है, जो टोटली वहाँ पे सिर्फ एक लेडी स्पेशल हॉस्पिटल ऐसा हो। तो एक हॉस्पिटल का तो मैंने खुद जगह दे दिया है, सिर्फ आपको आपका निधि लाना है, फंड लाना है और आपको डेवलप करना है। अगर सत्ता में है, चुन के आते हैं, तो जितने भी रिजर्वेशन है उसको आने वाले दिनों में मुझे डेवलप करना है, और 5 साल मेरे लिए बहुत बढ़िया है जी। और मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये विदिन 2 से 2.5 साल का काम है ये डेवलप करने रिजर्वेशन। कोई जरूरत नहीं। आज इतने बताते हैं 3,000 करोड़ आया, 6,000 करोड़ आया, लेकिन सिर्फ पेपर पे आए, ओरिजिनल यहाँ पे नहीं आए। सिर्फ 400 से 450 करोड़ रुपया आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है, किसी ने देखे नहीं। कोई भी आमदार हो इस मीरा भाईंदर से रिलेटेड, वो सिर्फ लेटर दिखाएगा गवर्नमेंट की इतना पैसा अलॉट हुआ, वहां से क्रेडिट होके आया, एक जो क्रेडिट का एक नोट आता है उनका गवर्नमेंट का, वो दिखाए। मैं तो बोलता हूँ कि सच का सामना हो हमेशा, सिर्फ बोलने से कुछ होते नहीं है, जमीन पर उतर कर काम होते हैं। इतना ही बोलूंगा कि जितने भी रिजर्वेशन से, एजुकेशन के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से, वो मेरी प्राथमिक समस्या के ऊपर मेरा विचार है उसको डेवलप करने का। और ओड़ा माजीवड़ा के लिए भी सबसे बोलूंगा कि वो परिसर भी मेरे लिए नया है जी, लेकिन जितनी भी सोसाइटीज की अगर समस्या मुझे आती है तो मैं वहाँ पे पहुंचूंगा, और कोशिश मेरी जारी रहेगी कि उनके भी ट्रैफिक के लिए भी कंट्रोलिंग कैसा हो, कैसे यातायात कम हो, उसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप 145 के मुद्दे जो है हमेशा उठाते थे, अभी 146 से आप चुनाव लड़ने वाले, वो भी अपक्ष के तौर पर, तो लोगों को क्या आह्वान करेंगे कि क्यों प्रदीप जंगम को चुन के देना चाहिए? देखिए, इस शहर में पिछले 15 सालों से जो काम नहीं हुए वो मैंने किए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहला मैंने खोला है, वो 145 वाले भी आते हैं, 146 में भी आते हैं। भले ये 146 में रहेगा गोल्डन मेस में, लेकिन दोनों मतदार संघ की जनता यहाँ पर आती है, इसका लाभ लेती है। आज कम से कम 5,500 से 6,000 एडमिशन यहाँ पे हुए हैं, वो मेरे वजह से हुए, ये मैं बोलता हूँ। ये ऐसे मुझे 5 खोलना है और टोटली। दूसरी बात तो हॉस्पिटल के हिसाब से कैशलेस जो भी है हॉस्पिटल अभी चल रहे, रन कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी आते हैं तो इमरजेंसी के हिसाब से आप उनको एडमिशन ऑन द स्पॉट ये करें और उनका इलाज चालू करें। आज भी वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे बेसिकली यही मुद्दे रहेंगे कि शिक्षा और मेडिकल जितने भी रिवोल्यूशन के हिसाब से है,
वो उसके ऊपर मेरा ज्यादा करके फोकस रहेगा और वही ज्यादा करके मैं काम करने आया हूँ। और भले मुद्दे 145 से, लेकिन ये 146 का आधा मतलब मतदार कम से कम 1.5 से 2 लाख जो वोटर्स है जी। वो ओड़ा माजीवड़ा में है, वो जो मीरा भाईंदर से है। आज नवगढ़ रोड के भी आप हालत देखेंगे, फेरी वाले से समस्या से आज स्टेशन से नवगढ़ नाके पे आने तक अपने एक 12 से 15 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। तो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, स्टेशन का यहाँ का परिसर आज तक डेवलप नहीं हुआ है। जो अंडरग्राउंड भी बनाया है जैसपत में, उसका भी बेनिफिट नहीं है किसी को। 112 करोड़ रुपए तो अपने वैसे ही वेस्टेज है, सिर्फ बाइक वालों के लिए वो उसको सहूलियत मिलती है। तो ये ऐसे जो फिजूल के खर्चे रोकने के हिसाब से मेरा प्रयास रहेगा जारी हमेशा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Yes. लोग हमेशा कहते हैं, उम्मीदवारों की बातें होती है कि हम लोग विकास के लिए काम करें, विकास के लिए, पर आपके मुद्दों को देख के लगा है कि सच में आपके पास बहुत ज्यादा मुद्दे हैं विकास करने के लिए। देखिए, दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे समस्या एक्चुअल क्या है। बिल्कुल। आज जितने भी न्यूज आते हैं, एंकर आते हैं, ठीक है, मीरा भाईंदर लाइव तो पिछले भी चुनाव में बहुत अच्छा इफेक्टिव न्यूज कवर किए थे, आम जनता से लेकर सबके लोगों तक जा जाके आपने इंटरव्यू ली। लेकिन एज ए कैंडिडेट करके जितने भी आज ये समाज माध्यम है, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी पत्रकार है, उनको भी यही सवाल करूंगा कि उन्होंने किया क्या स्कूल के बारे में। ये सवाल पूछे उन्होंने, हॉस्पिटल के लिए किया क्या, उसका खुद जाए ना वहाँ पे हॉस्पिटल में जाए, किसी पेशेंट को लेके जाए, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलती है। आज पुलिस वालों का भी इस लोगों को, मीरा भाईंदर वासियों को तकलीफ होती है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने के बावजूद भी पुलिस वाले अलग से प्रेशर करते हैं। तो इनकी भी आवाज उठनी चाहिए, आमदार का कंट्रोल होना चाहिए, सत्ताधारी का कंट्रोल होना चाहिए कि बेवजह उनको तकलीफ ना दे। ये भी मैं इस माध्यम से बोलूंगा। और मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मेरा चुनाव में उतरना है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आज ये पल डायमंड करके सोसाइटी यहाँ पे पीछे ही है इंद्रलोक में, वहां पे भी आज पिछले 15 साल से वहां पे रोड नहीं है आज तक भी। 97 का पास आउट है, अभी तक रोड नहीं बना है। कल मेरी वहाँ पे मीटिंग हुई तो मैंने उनको बोला कि इलेक्शन के बाद में मैं कमिश्नर को खुद यहाँ पे लेके आऊंगा, कमिश्नर से मैं आपसे रूबरू कराऊंगा और वो रोड बनाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। आप वोट दो नहीं दो, मुझे उसे लेना देना नहीं है, लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ये मेरा है। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि मैं बीमार का इलाज मुझे नहीं करना है, बीमारी क्या है उसका इलाज मुझको करना है। दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रदीप जंगम जी, बिल्कुल सही बात कही है। बीमार का इलाज उन्हें नहीं करना है, बीमारी का इलाज करना है। दोस्तों हमेशा बात की जाती है कि रोटी कपड़ा मकान ये जो बेसिक नीड्स है, पर उसी के साथ साथ शिक्षा और विकास और अस्पताल, ये भी जो बेसिक नीड्स है उसके भी ऊपर ध्यान देने की बात जो है अभी प्रदीप जंगम ने की है। हालांकि 23 नवंबर को पता चलेगा कि आखिरकार नतीजे क्या है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि विकास के तौर पर प्रदीप जंगम जी कितने काबिल है और कितने मतों से जो है, या फिर क्या उनकी राय है, इससे आप कितने सहमत है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।